पार्ट 7 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। 15-20 गज दूर हटकर मैंने इधर उधर देखा और फिर खेतों में दौड़ लगा दी। जानकी भी मेरे साथ दौड़ रही थी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों ट्रक के करीब खड़े थे। किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश नहीं की थी। हम खेतों में बहुत दूर तक दौड़ते रहे। एक जगह रुककर सांस दुरुस्त किया और फिर तेज तेज चलने लगे। ड्राइवर ने बताया था कि सुबह 6 बजे के करीब योशोवांग पहुंच जाएंगे। 2 घंटे पहले ट्रक खराब हो गया था। अगर हम सड़क के मुतवाजी खेतों में चलते रहें तो 3-4 घंटों में योशोवांग पहुंच सकते थे। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। हम खेतों में रास्ता भटककर सड़क से बहुत दूर निकल गए। दिन की रोशनी फैल गई, सूरज निकल आया, धूप तेज हो रही थी। धान के खेतों में कहीं कहीं किसान काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हम उनसे दूर रहकर चलते रहे। दोपहर के करीब बहुत दूर एक छोटी सी इमारत दिखाई दी। आसपास कोई बस्ती नहीं थी। जानकी थक गई थी। तेज धूप और पौधों से पैदा होने वाले हब्स से घुटन सी महसूस होने लगी। लिबास पसीने से तर होने लगे। जानकी रुकना चाहती थी, लेकिन मैं उसे घसीटता रहा। खेतों में वो इकलौती इमारत अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। उसके इर्द गिर्द कुछ दरख्त भी थे। हम एक जगह देर तक रुककर उस इमारत का जायजा लेते रहे। वहां किसी जीरू का नामो निशान तक ना था। वो दरअसल एक छोटी सी वीरान खानका थी। मरकजी हॉल में एक चबूतरे पर महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा मुजस्समा था, जो टूट फूट चुका था। खिड़कियां और दरवाजे गायब थे। मरकजी हॉल के अलावा पिछली तरफ 2 कमरे थे। दोनों कमरों में गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। अलबत्ता मरकजी हॉल का फर्श साफ सुथरा था। शायद आसपास खेतों में काम करने वाले चीनी दस्तकार कुछ देर सुस्ताने के लिए यहाँ बैठ जाते होंगे। बरामदा भी साफ सुथरा था। हम बरामदे में ही बैठ गए। उसी तरफ आते हुए मैंने खेतों में जिन किसानों को काम करते देखा था, वो नीले लिबास में थे, जिसका मतलब था कि उनका ताल्लुक एक ही कम्युनिटी से था। जाहिर है वो कम्युनिस्ट थे और इसीलिए ये खानका खंडर में तब्दील हो रही थी। हो सकता है जब ये खानका तामीर की गई हो उस वक्त आसपास बुद्ध के पैरोकारों की अक्सरियत हो, लेकिन अब वक्त बदल गया था। मैं जानकी को बरामदे में ही बैठा छोड़कर इमारत के पिछली तरफ चला गया। उस तरफ शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी, और मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात यह थी कि नदी के आसपास तरबूज की बेलें फैली हुई थी, जिनमें बड़े बड़े तरबूज भी लगे थे। मैंने जानकी को भी बुला लिया। पहले पानी पिया और फिर एक बड़ा सा तरबूज तोड़कर दोबारा बरामदे में आ गए और मैं खंजर निकालकर तरबूज काटने लगा। वो पूरा दिन और अगली रात हमने वहीं गुजारने का फैसला किया। हमारा पेट भरने का बंदोबस्त हो गया था। हम कई रोज यहाँ रह सकते थे। जानकी के चेहरे पर मायूसी थी। वो कोई बात भी नहीं कर रही थी। अलबत्ता मैं बातों से उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता रहा। शाम हो चुकी थी। अंधेरे की स्याह चादर ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। हम दीवार से टेक लगाकर बैठे रहे। शाम होते ठंडक सी हो गई और अब खुनकी में बतदरीज इजाफा हो रहा था। मुझे सर्दी लग रही है वजदान। बाहर हवा चल रही है, चलो अंदर चलकर बैठते हैं, सर्दी से बचे रहेंगे। हम दोनों उठकर अंदर आ गए। मरकजी हॉल में टटोलते हुए हम मुजस्समे वाले चबूतरे के पास पहुंच गए। मेरा ख्याल था चबूतरे से टेक लगाकर बैठे रहेंगे। रुक जाओ, मैं अपनी चादर खोलकर फर्श पर बिछाती हूँ, आराम से लेटकर सो जाएंगे। मगर इस वीराने में कौन आकर देखेगा मुझे? जानकी ने चादर के 2 कोने मेरे हाथ में दिए। हमने टटोल कर चबूतरे के साथ चादर बिछाई और टेक लगाकर टांगे पसार दी। मुझे जल्दी नींद आ गई। अंदाजा नहीं कि मैं कितनी देर सोया, लेकिन अपने सीने पर बोझ महसूस करके मेरी आंख खुल गई। वो जानकी थी जो मुझसे लिपटी हुई थी और उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। यकीनन उसे सर्दी लग रही थी। मैंने फालतू चादर समेटकर उसके ऊपर डाली। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। मैं फिर सो गया और फिर कमर पर लगने वाली ठोकर से मेरी आंख खुल गई। जानकी मेरे साथ लिपटी हुई थी। वो नींद में थी। मैं समझा शायद नींद में उसने हाथ मारा होगा, लेकिन अगली ठोकर पहले से ज्यादा जोरदार थी। उस मर्तबा मैंने आंखें पूरी खोल दी और सर उठाकर देखा। मेरी नींद काफूर हो गई और दिल उछलकर हलक में आ गया। वो 5-6 आदमी थे जिन्होंने हमें घेरे में ले रखा था। एक के हाथ में बंदूक थी, 2 के हाथों में तलवारें और बाकी त्रिशूल से मिलते जुलते हथियार लिए हुए थे, और उन तमाम हथियारों का रुख हमारी तरफ था। मेरे संभलने से पहले पहले तीसरी ठोकर मेरी मिजाज पुरसी कर चुकी थी। मैं अब भी जानकी की बाहों की गिरफ्त में था। मैंने उसकी गिरफ्त छुड़ाने के लिए जैसे उसकी कलाई पर हाथ रखा, मैं चौंक गया। जानकी को तेज बुखार हो रहा था। मेरे दाएं तरफ खड़े हुए आदमी ने चीखते हुए फिर ठोकर मारना चाही, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसकी ठोकर को रोक दिया। उसके साथ ही मैंने जानकी की गिरफ्त से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की। उस शख्स ने गुर्राते हुए तलवारों की नोक मेरे सीने पर रख दी। दूसरे ने भी अपने हथियार सीधे कर लिए। एक ने तो त्रिशूल नुमा हथियार से जानकी को भी जद में ले लिया। वो दरअसल त्रिशूल नहीं था, एक लंबे से डंडे के आगे 3 आहनी शाखों वाला हथियार सा लगा हुआ था। ये दरअसल भूसा या घास वगैरह जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म पर लगने वाली 3 ठोकरों और उन हथियारबंद लोगों की मौजूदगी से मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो चुका था। उस वक्त मैं दोनों कोहनियां फर्श पर टिकाए जरा ऊपर को उठा हुआ था और तलवार की नोक मेरे सीने पर थी।
वही शख्स चीख चीख कर कुछ कह भी रहा था। वो अगरचे चीनी जुबानी बोल रहा था, मगर एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने इसी तरह लेटे लेटे उन लोगों का जायजा लिया। बाहर अगरचे धूप चमक रही थी, लेकिन कमरे के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी। बगौर जायजा लेने के बाद पता चला कि उनकी तादाद 5 थी, जिनमें 3 मर्द और 2 औरतें थीं। एक आदमी के हाथ में तलवार थी जो उसने मेरे सीने से लगा रखी थी। दूसरे के हाथ में बंदूक थी। तीसरे ने त्रिशूल से जानकी को जद में ले रखा था। एक औरत के हाथ में तलवार और दूसरी के हाथ में त्रिशूल था। मैंने गर्दन घुमाकर जानकी की तरफ देखा, जो अब भी मुझसे लिपटी हुई थी। उसके जिस्म में हल्की सी कपकपाहट थी। वो या तो गहरी नींद में थी या मदहोशी में। उसे सूरत हाल की संगीनी का कुछ एहसास नहीं था। तलवार वाले ने एक बार फिर चीख कर कुछ कहा और उसके साथ ही उसने तलवार की नोक से मेरे सीने पर हल्का सा दबाव भी डाला। अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि वो लोग इतने गुस्से में क्यों थे। रात को सोते हुए चादर हट गई थी और मेरे बदन पर सिर्फ नेकर थी। जानकी ने तो सोने से पहले अपनी चादर फर्श पर बिछा ली थी। उसके जिस्म पर मुख्तसर सा ब्लाउज और नेकरनुमा स्कर्ट था जो उस वक्त ऊपर तक सिमटा हुआ था, और वो जिस तरह मुझसे लिपटी हुई थी उससे कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता था। तुम अपनी ये तलवार हटाओ तो मैं उठ सकूंगा ना? मैंने उस चीनी की तरफ देखते हुए रुक रुक कर कहा, जिसने तलवार की नोक मेरे सीने से लगा रखी थी। मैंने भी चीनी जुबान इस्तेमाल की थी और ये अल्फाज रुक रुक कर अदा किए थे, और शायद मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी। तुम लोग शायद गलतफहमी का शिकार हो। मेरी इस साथी औरत को तेज बुखार है और इसे सर्दी भी लग रही है। ये होश में नहीं है, इसलिए मुझसे लिपटी हुई है। तुम इसे खुद छू कर देख लो। मेरा अब तक का तजुर्बा था कि औरतें ज्यादा नरम दिल होती हैं, उनमें हमदर्दी और शफकत का जज्बा भी होता है। इसलिए मैंने ये अल्फाज एक औरत की तरफ देखते हुए कहे, और मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वो चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से मुझे और जानकी को देखती रही, फिर अपने साथ खड़ी दूसरी औरत की तरफ देखा। उसने मध्यम लहजे में कुछ कहा तो तलवार बदस्त औरत 2 कदम आगे बढ़कर जानकी पर झुक गई। उसके दाहिने हाथ में तलवार थी। बायां हाथ उसने जानकी की पेशानी पर रखा और एक झटके से उठ खड़ी हुई और उस शख्स की तरफ देखते हुए तेज तेज लहजे में कुछ कहने लगी, जिसने मुझे तलवार की जद पर ले रखा था। उस आदमी ने भी तेज लहजे में कोई जवाब दिया। फिर दूसरी औरत से कुछ कहा। उसने भी जानकी को छूकर देखा और बारी बारी वो सब जानकी के बदन को छूकर देखने लगे। पहले तो वो लोग यही समझते रहे कि जानकी रंगे हाथों पकड़े जाने के खौफ की वजह से कांप रही है और जानबूझकर नहीं उठ रही, लेकिन अब बात उनकी समझ में आ गई थी। उनके हथियार नीचे झुक गए। उनके रवैये में भी तब्दीली आ गई। तलवार वाले ने मेरी तरफ देखते हुए इस मर्तबा रुक रुक कर बात की तो उसका मफहूम समझते हुए मेरी नजरें बेख्तियार अपने दाएं पिंडली की तरफ उठ गईं। पिंडली पर चमड़े के फीते से बंधा हुआ खंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने खंजर निकालकर उसके हाथ में दे दिया। इस तरह मैं ये तासुर देना चाहता था कि उनके सामने मेरा मज़ाहमत का कोई इरादा नहीं था। नेकर के अंदर अड़सा हुआ पिस्तौल उनकी नजरों में नहीं आ सका। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसका पिस्तौल ब्लाउज के अंदर था और वो भी अभी तक उनकी नजरों से महफूज था। अगर इजाजत दो तो मैं उठकर अपना लिबास दुरुस्त कर लूं, मैंने उसी चीनी की तरफ देखकर कहा। उसने इस बात में सर हिलाया। मैं फुर्ती से उठा और पीली चादर अपने जिस्म पर लपेटने लगा। फिर मैं जानकी पर झुक गया। वो अब भी हौले हौले कांप रही थी। उसके मुंह से कराहें से खारिज हो रही थी। मैं फर्श पर बिछी हुई चादर उठाकर उसके जिस्म पर लपेटने लगा। इस दौरान में मैंने बड़ी होशियारी से उसके गिरेबान में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और अपनी चादर में छुपा लिया। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? मैंने तलवार वाली औरत की तरफ देखा। वो आगे आई और जानकी के बदन पर चादर लपेटने में मेरी मदद करने लगी। जानकी की हालत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसे मलेरिया हो गया था और फौरी तौर पर उसका इलाज जरूरी था। उसे थर थर कांपते देखकर एक आदमी ने अपना कोट उतारकर उस पर डाल दिया, पर उसकी कपकपाहट कम नहीं हुई। उस पार्टी के सरबराह का नाम होकियांग था, लेकिन वो बिगड़े हुए लहजे में चीनी जुबान बोल रहा था। वो किसान थे। होकियांग ने रुक रुक कर बताया कि सुबह सवेरे उनका एक साथी इस तरफ आ निकला। उसने हम दोनों को साथ लेटे देखा तो दूसरों को इत्तला कर दी। वो हमें जासूस समझ रहे थे। चीन की हुदूद में नजर आने वाले हर अजनबी को जासूस समझ लिया जाता था, और जो शख्स एक मर्तबा जासूसी के इल्जाम में पकड़ लिया जाता फिर जिंदगी भर उसका कोई सुराग नहीं मिलता था। हम जासूस नहीं हैं, हम बुद्ध के पैरोकार हैं, भिक्षु। हम मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल करने के लिए शाओलिन टेम्पल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रेजेडी की वजह से हमें रास्ता बदलना पड़ा। फिर मैं उन्हें बताने लगा कि एक माल बरदार ट्रक पर योशोवांग की तरफ सफर करते हुए रास्ते में ट्रक खराब हो गया, और इसी दौरान ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर को किसी तरह पता चल गया कि मेरा साथी मर्द नहीं औरत है। उनकी नियत में फतूर आ गया, लेकिन हम किसी तरह वहां से भाग निकले और खेतों में भटकते हुए इस तरफ आ गए। हम रात गुजारने के लिए यहाँ रुके थे। हमारा ख्याल था कि सुबह होते योशोवांग की तरफ रवाना हो जाएंगे, पर मेरी ये साथी। तुम लोग हिंदुस्तानी हो क्या? होकियांग ने सवाल किया। नहीं, हम थाई हैं, बैंकॉक से बर्मा और वहां से भटकते हुए इस तरफ आए हैं। अब मुझे ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि इंडियन खासे बदनाम है। उसकी वजह शायद ये थी कि हिंदुस्तानी दोस्त बनकर भी पुश्त में छुरी घोंपने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। होकियांग और उसके साथी आपस में मशवरा करने लगे। उनमें बाकायदा बहस छिड़ गई।
دونوں عورتیں بھی اس بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ مجھے جانکی کی فکر ہو رہی تھی، اسے فوری طور پر علاج کی ضرورت تھی، تاخیر اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ان کی بحث طول پکڑتی جا رہی تھی۔ بالآخر مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ میری ساتھی کو علاج کی ضرورت ہے، اگر دیر ہوگی تو اس کی حالت بگڑ جائے گی، یہ مر بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہو کیانگ بولا، فی الحال ہم تم لوگوں کو اپنی بستی لیے جا رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا تمہاری ساتھی چل سکتی ہے؟ میں اسے کندھے پر اٹھا لوں گا۔ بستی کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں، آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے جانکی کو کندھے پر لادا اور ہم اس اجڑی ہوئی عبادت گاہ سے باہر آ گئے۔ دھوپ خاصی تیز اور چپتی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق 9 بجے کا وقت تھا۔ عبادت گاہ کے پچھلی طرف ایک جگہ سے ندی پار کی اور کھیتوں میں ہم ایک تنگ سی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ سب سے آگے ہو کیانگ، اس کے پیچھے ایک آدمی، پھر ایک عورت اور اس کے پیچھے میں تھا۔ میرے پیچھے دوسری عورت اور آخر میں وہ آدمی تھا جس نے 12 بور کی بندوق اٹھا رکھی تھی۔ دھان کے کھیتوں میں پگڈنڈی پر دھوپ میں چلتے ہوئے میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ تیز دھوپ کی وجہ سے کھیتوں میں اٹھنے والے بخارات نے گھٹن اور حبس کا سا ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ اگر جانکی میرے کاندھے پر نہ ہوتی تو مجھے کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ ہوکیانگ نے کہا تھا کہ ہم آدھے گھنٹے تک بستی پہنچ جائیں گے، لیکن اتنی دیر تک چلنے کے بعد بھی کسی بستی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں رک گیا اور جانکی کو پگڈنڈی پر بٹھا کر خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جانکی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ ہوکیانگ وغیرہ بھی رک گئے۔ بندوق والا شخص ان میں سب سے زیادہ صحت مند اور قدرے دراز قامت تھا۔ اس نے اپنی بندوق دوسرے ساتھی کو تھمائی اور جھک کر جانکی کو اٹھانے لگا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ چند منٹ وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے جانکی کو دوبارہ کندھے پر اٹھایا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ کھیتوں میں مزید 20-25 منٹ چلنے کے بعد کسی قدر نشیب میں وہ مختصر سی بستی دکھائی دینے لگی۔ دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کچے مکانات تھے اور ان کی تعداد 10-12 سے زیادہ نہیں تھی۔ 1-2 گھروں سے دھواں اٹھتا بھی نظر آ رہا تھا۔ ہم قریب پہنچے تو 3 عورتیں اور ایک آدمی اور 3-4 بچے بستی سے باہر آ گئے۔ وہ سب حیرت سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی میرے کندھے پر لدی ہوئی جانکی کو۔ ہوکیانگ ہمیں ایک مکان میں لے گیا۔ جانکی کو لکڑی کے ایک تختے پر لٹا دی گئی جس پر بستر بچھا ہوا تھا۔ اس مکان میں ایک دھان پان سی عورت پہلے سے موجود تھی۔ اس کی عمر 28-30 سال رہی ہوگی، دبلی پتلی سی، بہت گوری رنگت، چہرے کی نقوش دلکش۔ وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ ہوکیانگ کی بیوی ہوکیدو تھی۔ ہوکیانگ نے تیز تیز لہجے میں اس سے کچھ کہا۔ ہوکیدو کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ وہ چند لمحے جانکی کی طرف دیکھتی رہی۔ ہوکیدو تیزی سے کمرے سے نکلی اور چند منٹ بعد ہی 2-3 کمبل لائی جو اس نے سب کے سب جانکی پر ڈال دیے اور دوبارہ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں 4-5 افراد اور بھی تھے۔ ہوکیانگ نے ان سب کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود بھی باہر نکل گیا۔ میں دیوار کے قریب پڑی ہوئی لکڑی کی ایک سیدھی پشت والی کرسی تخت کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کرسی کی ساری چولیں ڈھیلی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ چرچرا کر جھولنے لگی۔ کرسی کا یہ احتجاج دیکھ کر مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ بھاری کمبلوں کے نیچے دبکی ہوئی جانکی اب بھی کپ کپا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہوکیدو ایک پیالی میں کوئی گرم چیز لے کر آئی۔ اس نے پیالی میرے ہاتھ میں تھمائی اور اشارے سے سمجھانے لگی کہ یہ جانکی کو پلا دیا جائے۔ وہ قہوہ یا جوشاندہ قسم کی کوئی چیز تھی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں نے پیالی قریبی خستہ حال چھوٹی سی میز پر رکھی اور کرسی سے اٹھ کر جانکی کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ جانکی، گرم گرم قہوہ پی لو، تمہیں کچھ سکون ملے گا۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ میں اسے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھانے لگا اور پھر پیالی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اسے قہوہ دینے لگا۔ ہوکیدو قریب کھڑی دیکھتی رہی۔ قہوہ پلانے کے بعد میں نے جانکی کو دوبارہ لٹا دیا۔ یہ تو میں سمجھ چکا تھا کہ یہ ملیریا کا حملہ تھا، اور میرے لیے تشویشناک بات یہ تھی کہ اگر اس کا علاج نہ ہو سکا تو اس کی حالت بگڑ جائے گی، اور میرے خیال میں اسے فی الحال طبی امداد ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ 10-12 گھروں کی اس بستی میں ڈاکٹر کی موجودگی یا کسی مناسب طبی سہولت کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے سر ابھارنے لگے۔ کیا جانکی بھی تھائی کی طرح میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ 15-20 منٹ اور گزر گئے اور پھر ہوکیانگ کی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ میرے خیال میں اس عورت کی عمر 75 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ کمر کمان کی طرح دوہری ہو رہی تھی۔ چہرے پر مکڑیوں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ سر پر جو تھوڑے بہت بال رہ گئے تھے وہ برف کی طرح سفید تھے۔ آنکھوں پر موٹے عدسوں کی اینک تھی جس کی دونوں ڈنڈیاں غائب تھی، اور ناک پر اینک کو سہارا دینے کے لیے کانوں پر دھاگے لپیٹے گئے تھے۔ اس کے کندھے پر میلا سا تھیلا بھی تھا۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہوکیانگ نے اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا۔ میں نے قصے کہانیوں میں افریقہ کے وش ڈاکٹروں کے بارے میں پڑھا تھا، اور میرے خیال میں یہ بوڑھی عورت بھی کوئی ایسی ہی چیز تھی جسے جانکی کے علاج کے لیے بلایا گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھا۔ میں اندازہ ہی لگا سکا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر اس نے ہوکیانگ سے کچھ کہا۔ ہوکیانگ نے مجھے اس کی بات سمجھائی اور میں نے تخت کے قریب بیٹھ کر جانکی کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا اور اس کا ایک ہاتھ بھی باہر نکال دیا،
औरत ने पहले जानकी की पेशानी को छू कर देखा, फिर उसकी नब्ज देखी और फिर थैली खोलते हुए होकियांग से कुछ कहने लगी। ये कह रही है कि परेशानी की कोई बात नहीं, मलेरिया है, 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुढ़िया ने थैले में से 2 छोटी डिब्बियां निकाल ली, फिर उसने होकियांग से कुछ कहा। होकियांग ने छोटी मेज करीब सरकाई और दोनों डिब्बियां मेज पर रखकर खोल दी। एक में मटियाले से रंग का कोई सफूफ था और दूसरी डिब्बिया में कोई मिट्टी की तरह की चीज थी। बुढ़िया के कहने पर उसने सफूफ की 3 पुड़ियां बना ली। हर पुड़िया में चुटकी भर सफूफ था। बुढ़िया के कहने पर एक पुड़िया जानकी को खिला दी गई और थोड़ा सा माजून भी चटा दिया गया। बुढ़िया तकरीबन 20 मिनट वहां बैठी होकियांग से बातें करती रही। मैं कभी बुढ़िया की तरफ देखता और कभी जानकी की तरफ, जिसके चेहरे से कंबल हटा हुआ था। चंद मिनट पहले तो यूं लगता था जैसे कंबलों के नीचे भूचाल सा आया हुआ हो, लेकिन अब जानकी की कपकपाहट बतदरीज कम होती जा रही थी और बिलाखिर वो पुरसुकून हो गई। कुछ ही देर बाद वो अपने ऊपर से कंबल हटाने लगी। बुढ़िया ने एक बार फिर आगे झुककर उसकी कलाई पर हाथ रखा। चंद सेकंड बाद उसका हाथ कंबल के अंदर तक रेंग गया और फिर बुढ़िया कुछ कहते हुए उठ गई। उसने अपना थैला कंधे पर डाल लिया, 2 पुड़ियां और माजून की डिबिया मेज पर छोड़ दी। होकियांग बुढ़िया को सहारा देकर बाहर ले गया। मैंने जानकी की पेशानी और कलाई को छू कर देखा। वो सफूफ या माजून बड़ी हैरत अंगेज दवा साबित हुई। बुखार उतर गया था, उसका जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा था। चंद मिनट बाद होकेदू एक और औरत के साथ कमरे में आ गई। ये वही औरत थी जो इबादतगाह से हमारे साथ आई थी और मैंने इबादतगाह में सबसे पहले उससे बात की थी। उसका नाम फोशून था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। होकेदू ने एक हाथ में कपड़ा और तौलिया उठा रखा था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाहर जाने का इशारा किया। मेरे बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया गया। मकान के आंगन में कुछ लोग जमा थे। उनमें औरतें, मर्द और बच्चे भी थे। एक आदमी और 2 औरतों ने हाथ जोड़कर माथे पर रखते हुए गर्दन को जरा सा खम दिया। मैंने भी उन्हें आशीर्वाद देने के अंदाज में सीधा हाथ ऊपर उठा दिया। मैं इस वक्त एक भिक्षु था और मुझे वही कुछ करना था जो कि एक भिक्षु को करना चाहिए। उस सूरत हाल से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उस बस्ती की फिजा हमारे हक में थी और फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं था। होकेदू और फोशून ने जानकी के कपड़े बदल दिए। उसकी पीली चादर, ब्लाउज और स्कर्ट जो पसीने में तर हो चुका था, धोकर सूखने के लिए रस्सी पर डाल दिए गए। जानकी को जो लिबास पहनाया गया वो फूलदार पजामा और चोली पर मुश्तमिल था। जब मैं दोबारा कमरे में आया तो वो बिल्कुल चित लेटी हुई थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ मुझे? ये कौन लोग हैं? उसने कमजोर सी आवाज में पूछा। मैं कुर्सी घसीटकर उसके करीब बैठ गया। जाहिर है उसे मधोशी की हालत में यहाँ लाया गया था। उसे कुछ मालूम नहीं था। अगर ये लोग उस वीरान इबादतगाह में ना पहुंचते ना तो इस वक्त तुम्हारे होंठों पर जिंदगी की मुस्कुराहट ना होती। फिर मैंने उसे तफसील बताई। आखिर में मैं बोला, इसमें शुबा नहीं कि ये कम्युनिस्ट हैं। इन्हें हम पर इंडियन जासूस होने का शुबा भी हुआ था। हो सकता है वो शुबा अब भी बरकरार हो, लेकिन इनका रवैया हमारे साथ हमदर्दाना है। अभी फिलहाल किसी से बात नहीं हुई। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त अपने दामन में हमारे लिए क्या लेकर आता है। जो कुछ तुम बता रहे हो उससे तो यही लगता है कि ये अच्छे लोग हैं और यहाँ हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। मैंने वो सारा दिन जानकी के पास बैठकर गुजारा। दोपहर के खाने के बाद उसे सफूफ की एक पुड़िया और खिला दी गई और थोड़ा सा माजून भी चटा दिया गया। इस दौरान में बस्ती के लोग भी हमें देखने के लिए आते रहे। लगता था जैसे हम कोई अजूबा हों। बच्चों की नजरों में ज्यादा तजस्सुस था। वो तो बाद में पता चला कि इस बस्ती के लोगों ने बरसों बाद किसी भिक्षु को देखा था। उस लिहाज से बच्चों के लिए मैं वाकई एक अजूबा था। ये लोग कम्युनिस्ट थे और इन्हें बुद्ध मजहब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो ये भी नहीं जानते थे कि कोई औरत भिक्षु नहीं बन सकती। इसीलिए उस लिहाज से हम पर कोई शुबा नहीं किया गया और न ही इस सिलसिले में हमसे कुछ पूछा गया। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि भिक्षु दोपहर के बाद कुछ नहीं खाते, इसीलिए हमें रात का खाना भी दिया गया। होकेदू ने मुर्गी के शोरबे वाला सालन बनाया था। होकियांग भी खाने में हमारे साथ शरीक था। उसने बताया कि धान के खेतों में वाक़ई वो इबादतगाह तो तकरीबन 50 साल पहले ही वीरान हो गई थी और उस बस्ती में आखिरी भिक्षु को 30 साल पहले देखा गया था। होकियांग की उम्र 45 के लगभग थी। उस बूढ़ी औरत के बारे में उसने बताया कि वो इस बस्ती की मुअम्मर तरीन औरत थी। उसका कोई अजीज नहीं था, लेकिन बस्ती के लोग उसे अजीज रखते थे। वो हर 6 माह बाद वांग सी के जंगलों में चली जाती, जहाँ से जड़ी बूटियां तलाश करके ले आती और उनसे दवाएं तैयार करके बस्ती वालों का इलाज मुआवजा करती। बस्ती वालों को उसका बड़ा सहारा था। करीब तरीन बड़ा कस्बा भी यहाँ से 60 मील के फासले पर था, लेकिन इलाज के लिए उन्हें वहाँ नहीं जाना पड़ता था। बुढ़िया की तैयार करदा दवाओं में ही इस कदर तासीर थी कि बीमार उसके इलाज से सेहतियाब हो जाते थे। रात के खाने के बाद होकियांग मुझे बस्ती के एक और मकान में ले गया, जिसके बड़े से हॉल कमरे में बिछी हुई चटाइयों पर बहुत से लोग बैठे थे। वो लोग मुझसे तरह तरह के सवालात करते रहे। शायद वो ये इत्मीनान कर लेना चाहते थे कि हम किसी तरह उनके लिए नुकसानदेह तो साबित नहीं हो सकते। उन्हीं की बातों से अंदाजा हुआ कि वो शुवांग वहां से तकरीबन 90 मील के फासले पर था। मेरी बातों से वो लोग बहरहाल मुतमईन हो गए। मुझे बता दिया गया कि मेरी साथी जब ठीक हो जाएगी तो हमें यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा।
رات جانکی کو پھر تیز بخار ہو گیا. ہوکیانگ کے مشورے سے سفوف کی تیسری پڑیا بھی اس کو کھلا دی گئی. میں رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا رہا. صبح 5 بجے کے قریب بخار ٹوٹا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر دن کی روشنی پھیلتے ہوکیانگ اس بڑھیا کو پھر بلا لایا. اس نے وہی دوا جاری رکھی. 1 ہفتہ گزر گیا. جانکی کا بخار ختم ہو چکا تھا مگر اس میں کمزوری اس قدر ہو گئی تھی کہ وہ سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی تھی. ایسی صورت میں سفر کرنا ممکن نہیں تھا. اس چھوٹی سی بستی میں قیام کے دوران یوں تو ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن منگشوئی نامی ایک شخص کی طرف سے مجھے کچھ تشویش ہو گئی. وہ لمبا تڑنگا آدمی شکل و صورت سے ہی چھٹا ہوا بدمعاش لگتا تھا اور پچھلے چند روز سے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ جانکی کی مزاج پرسی کے بہانے دن میں کئی بار اس گھر کے چکر لگاتا تھا. پہلے تو میں یہ سمجھا کہ وہ جانکی کے چکر میں ہے لیکن مجھے جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ دراصل ہوکیدو کو پٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ ہوکیدو اسے پسند نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ میں نے اسے منگشوئی کو ڈانٹتے ہوئے بھی دیکھا تھا. میں صبح سویرے کھلی فضا میں بیٹھ کر یوگا کی مشق کیا کرتا تھا. اس روز بھی 5 بجے کے قریب میں اپنے کمرے سے نکلا. یہی وقت تھا جب بستی کے کاشتکار کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے. ہوکیانگ بھی کھیتوں کی طرف چلا گیا. ہوکیدو بھی اس کے ساتھ جایا کرتی تھی لیکن ہماری وجہ سے وہ کئی روز سے گھر پر ہی تھی. میں مکان کے اوپر سے گھوم کر پچھلی طرف کھلی جگہ پر آ گیا. یہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا. میں اسٹانس بنا کر اسی چبوترے پر بیٹھ گیا. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں اٹھ گیا. واپس جانے کے لیے میں جیسے ہوکیدو کے مکان کے کمرے کی عقبی کھڑکی کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رک گیا. کمرے سے کچھ دھینگا مشتی جیسی آوازیں سنائی دے رہی تھی. میں کھڑکی کے قریب گیا. وہ بند تھی لیکن ایک باریک سی جھری سے مجھے اندر جھانکنے کا موقع ملا اور دوسرے ہی لمحے میں اچھل پڑا. 2 سائے آپس میں گتھم گتھا نظر آ رہے تھے. میں تیز قدم اٹھاتا اوپر سے گھوم کر مکان میں آ گیا. ہوکیدو کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور جانکی ہوکیدو کو آوازیں دیتی ہوئی دروازے کو تھپ تھپا رہی تھی. کیا بات ہے جانکی؟ کون ہے اندر؟ پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دھینگا مشتی ہو رہی ہو. میں یہ آوازیں سن کر ہی یہاں آئی ہوں پر دروازہ اندر سے بند ہے. ہوکیدو دروازہ کھولو. کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے اندر؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا. اسی دوران میں 2 ادھیڑ عمر عورتیں بھی آ گئیں. ان دونوں کے سروں پر تنکوں سے بنے ہوئے چوڑے چھجے والے ہیٹ تھے اور وہ کھیتوں پر جانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلی تھی مگر شاید جانکی کی مزاج پرسی کے لیے اس طرف آ گئی تھی. کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ایک عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا. اندر کوئی گڑبڑ ہے؟ اندر سے اٹھا پٹک کی آوازیں سن کر وہ دونوں عورتیں بھی چونک گئیں. میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر گھوم کر دروازے پر کندھے سے زوردار ٹکر ماری. دروازہ پہلی ٹکر میں ہی جھول گیا. اندر کا منظر بڑا سنسنی خیز تھا. منگشوئی اور ہوکیدو ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے. ہوکیدو کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. منگشوئی نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دروازہ ٹوٹتے ہی وہ پہلے ہماری طرف گھوما پھر ہوکیدو کو چھوڑ کر بڑی پھرتی سے جیب سے پستول نکالا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول والا ہاتھ سیدھا کرتا میں اس پر چھلانگ لگا چکا تھا. میرے پیر کی ٹھوکر اس کے پستول والے ہاتھ پر لگی. پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا. وہ ایک لمحے کو بدحواس ہوا لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے سنبھل کر مجھ پر چھلانگ لگا دی. میں غافل تو نہیں تھا. اسے اس طرح آڑے ہاتھوں لیا کہ وہ بلبلاتا ہوا کمرے میں ناچنے لگا. اس کا خیال تھا کہ میں محض ایک بھکشو ہوں لیکن میرے 2-4 ہاتھوں نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے. منگشوئی نے موقع پاتے ہی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی. وہ دروازے میں کھڑی ہوئی ایک عورت سے ٹکرایا. وہ چیختے ہوئے نیچے گری جبکہ منگشوئی نے سنبھل کر بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی. میں بھی اس کے پیچھے ہی لپکا لیکن وہ باہر گلی میں جا چکا تھا. میں واپس آ گیا. 3-4 عورتیں کمرے میں جمع ہو چکی تھی. ہوکیدو پلنگ پر پڑی ہوئی تھی. اس کا لباس پھٹا ہوا تھا. چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. سینے اور گردن پر خراشیں نظر آ رہی تھیں. جانکی نے اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ لپٹا لیا. بستی کی بیشتر عورتیں اور مرد کھیتوں پر گئے ہوئے تھے. جو لوگ بستی میں تھے وہ شور سن کر جمع ہو گئے. میں نے کمرے میں ایک طرف پڑا ہوا منگشوئی کا پستول اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گیا. آدھے گھنٹے میں ہوکیانگ اور 6-7 دوسرے کسان اطلاع پا کر کھیتوں سے آ گئے. وہ سب بہت غصے میں تھے. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی منگشوئی کی تلاش شروع ہو گئی. ہر جگہ دیکھ لیا گیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا. پھر ایک بچے نے بتایا کہ اس نے منگشوئی کو بستی سے باہر جاتے دیکھا ہے. سب لوگ اس کی تلاش میں بچے کی بتائی ہوئی سمت میں کھیتوں سے نکل گئے. دوپہر تک اس کی تلاش جاری رہی لیکن وہ غائب ہو چکا تھا. ہوکیانگ میرا بہت شکر گزار تھا کہ میں نے اس کی بیوی کی عزت بچا لی. میں نے منگشوئی کا پستول ہوکیانگ کے حوالے کر دیا. اس واقعے کے بعد بستی والوں کی نظروں میں ہماری عزت بڑھ گئی. بستی کے سبھی لوگ شکریہ ادا کرنے میرے پاس آتے رہے. منگشوئی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ تقریباً 8 ماہ پہلے یہاں آیا تھا اور اس دوران میں اس نے 2-3 مرتبہ ایسی حرکتیں کی تھیں. ایک مرتبہ تو وہ پٹتے پٹتے رہ گیا تھا. اسے وارننگ دی گئی تھی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو بستی سے نکال دیا جائے گا. گزشتہ 3 مہینوں کے دوران میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ وہ پھر کوئی ایسی حرکت کرنے والا ہے. وہ ہوکیدو اور ایک اور عورت کو اکثر گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا. وہ ہوکیانگ کے گھر کبھی نہیں آیا تھا لیکن جانکی اور میری وجہ سے اسے موقع مل گیا تھا. ہوکیانگ کھیتوں پر چلا گیا اور میں مکان کی پچھلی طرف چبوترے پر آ گیا جہاں یوگا کی مشق کرتا تھا.
मंगशोई ने उस मौके से फायदा उठाने की कोशिश की थी। उसने सोचा होगा कि जानकी सो रही है, वैसे भी वो बीमार औरत है, उसकी तरफ से मदाखलत का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और बस्ती छोड़कर भाग गया। हम 4 दिन मजीद उस बस्ती में रहे। अच्छी खुराक और आराम की वजह से जानकी अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। अब आगे चलने का मूड है या? बस बहुत आराम हो चुका, मैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे उकतासी गई हूँ। अब तो यहाँ से हिल ही जाना चाहिए। तो ठीक है, हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। उस रात मैंने होकियांग से बात कर ली। ये तय हुआ कि सुबह सवेरे हमें छकड़े पर लोयांग पहुंचा दिया जाएगा। ये गांव उस बस्ती से 18 मील दूर हाईवे के किनारे पर वाक़ था। वहां से हमें योशवांग के लिए बस मिल जाएगी। सुबह रुखसत होने से पहले होकेदू ने कपड़े का एक थैला मेरे हाथ में थमाया, जिसमें खाने पीने की कुछ चीजें थी। जानकी पीली चादर लपेटकर एक बार फिर भिक्षु बन गई। बस्ती के बाहर छकड़े के करीब बहुत से लोग जमा थे। उस छकड़े के पहिए किसी मोटर के थे, जिसकी वजह से ज्यादा ऊंचा नहीं था। आगे खच्चर जोता हुआ था। कोचवान की सीट निस्बतन ऊंची थी, जबकि पिछला हिस्सा किसी कदर नीचे था, जिसमें प्याल बिछी हुई थी। दूर दराज के इलाकों में माल बर्दार और आमद और रफ्त के लिए इसी किस्म की सवारियां थीं। हम सब लोगों से रुखसत होकर छकड़े में बिछी हुई प्याल पर बैठ गए और कोचवान ने खच्चर को हाँक दिया। अधेड़ उम्र कोचवान भी खच्चर की तरह मरियल और दुबला पतला सा था। जानकी और मैंने भी छज्जे वाले चौड़े हैट पहन रखे थे, जो हमें बस्ती वालों ने दिए थे। बस्ती के दूसरे लोगों ने भी हमें खाने पीने की बहुत सी चीजें दी, जिनसे मेरा थैला भर गया। वो चीजें ऐसी थी जो कई दिनों तक खराब नहीं हो सकती थी और हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। छकड़ा खेतों के दरमियान से कच्चे रास्ते पर उछलता हुआ जा रहा था। अच्छे खासे झटके लग रहे थे। धूप जैसे जैसे तेज हो रही थी, गर्मी में भी इजाफा होता जा रहा था। छज्जों वाले हैट उस वक्त हमारे काम आ रहे थे। छकड़ा जिस रफ्तार से चल रहा था, उससे मुझे लग रहा था कि हम 18 मील का फासला 2 घंटों से पहले तय नहीं कर सकेंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम धान के खेतों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। ये रास्ता किसी कदर हमवार था और उसके दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थीं। रास्ते से तकरीबन 50 फुट हटकर एक चौड़ी नहर बह रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर कोचवान के करीब उसकी सीट पर बैठ गया और रुक रुक कर बोलते हुए उससे पूछने लगा कि हमें अभी और कितना फासला तय करना होगा। तकरीबन आधे घंटे का रास्ता बाकी है, कोचवान ने जवाब दिया। तकरीबन 10 मिनट तक उस रास्ते पर चलने के बाद छकड़ा दाएं तरफ मुड़ गया। आगे नहर का पुल था और उससे आगे जंगल सा था। वो रास्ता उसी जंगल में से गुजरता था। नहर तकरीबन 40 फुट चौड़ी थी। अभी पुल का फासला आधा ही तय हुआ था कि छकड़ा रुक गया। कोचवान ने मुड़कर कुछ कहा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। गर्दन पर सुइयों से चुभती महसूस होने लगी। 3 आदमी पुल पर रास्ता रोके खड़े थे। उनमें से 2 के पास राइफलें थी और तीसरे के पास रिवॉल्वर। दरमियान में कदावर आदमी को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो मंगशोई था। उसके हाथ में राइफल थी। उन्हें देखते ही ना सिर्फ कोचवान ने छकड़ा रोक लिया, बल्कि लगाम छोड़कर दोनों हाथ सर से ऊपर उठा दिए। दोनों आदमी फौरन ही छकड़े के दाएं बाएं आ गए। उन दोनों ने मुझे और जानकी को राइफलों की जद पे ले लिया, जबकि मंगशोई ने कोचवान को गिरेबान से पकड़कर नीचे उतार दिया। कोचवान खौफ से थर थर कांप रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम पर अपनी गोली जाया नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ा जा सकता, मंगशोई ने कहा और एक हाथ से उसने गिरेबान से पकड़कर कोचवान को जमीन से तकरीबन 2 फुट ऊपर उठा लिया। कोचवान उसकी मिन्नत समाजत कर रहा था, लेकिन मंगशोई ने उसे मजीद ऊपर उठाकर एक झटके से नहर की तरफ उछाल दिया। कोचवान के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। उसके पैर पुल की रेलिंग से टकराए और वो कलाबाजी खाता हुआ नहर में जा गिरा। पुल के नीचे पिलर्स के करीब पानी में भंवर से बन रहे थे। कोचवान एक ऐसे ही भंवर में गिरकर पानी की तह में गायब हो चुका था। मैंने जानकी की तरफ देखा। वो तो पहले ही बीमार रह चुकी थी। उस वक्त भी उसका चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ गया। हम छकड़े के दोनों तरफ से राइफलों की जद पर थे। मेरे पास अगरचे 2 पिस्तौल मौजूद थे, लेकिन उस वक्त कोई हरकत करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मंगशोई ने चीख कर अपने साथियों से कुछ कहा। उनमें से एक छकड़े पर पिछली तरफ सवार हो गया। दूसरा कोचवान की सीट पर बैठा। उसने राइफल अपने सामने पायदान के करीब खड़ी करके लगाम संभाल ली। मंगशोई भी उसके साथ ही सीट पर बैठ गया। उसका रुख हमारी तरफ था और उसने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। छकड़ा हरकत में आ गया। मंगशोई, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम एक गलती कर चुके हो, जिसके नतीजे में तुम्हें बस्ती से फरार होना पड़ा। अब तुम दूसरी कर रहे हो। इसका नतीजा क्या निकलेगा तुम अच्छी तरह समझते हो। इसका नतीजा सिर्फ तुम्हारी मौत की सूरत में निकलेगा। तुम दोनों की मदाखलत की वजह से मुझे ना सिर्फ उन लोगों के सामने जलील होना पड़ा, बल्कि बस्ती भी छोड़नी पड़ी। हमारी मदाखलत से तो तुम्हें भागने का मौका मिल गया। अगर पकड़े जाते तो वो लोग तुम्हें कत्ल कर देते। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। क्या तुम समझते हो कि होकेदू लोगों को बता देती कि मैंने उसके साथ क्या किया था? नहीं मिस्टर भिक्षु, मैं 8 माह से उस बस्ती में रह रहा था। बस्ती की औरतें अपने मर्दों को कुछ नहीं बताती। होकेदू भी अपनी जुबान बंद रखती। इन 8 महीनों के दौरान में कई औरतें मेरी कुव्वत का मुजाहरा देख चुकी हैं।
آج تک کسی نے زبان نہیں کھولی، ہوکیدو بھی خاموش رہتی، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تمہیں تو ظاہر ہے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن تمہاری یہ ساتھی، اسے تو میں کئی دنوں تک زندہ رکھوں گا۔ یہاں پر پارٹ 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 8 سماعت فرمائیں۔